नमस्कार दोस्तों, सरदार सर कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो पिछला वीडियो जो अपना था उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ रूल आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। आज एक बार फिर से मैं उस वीडियो को वहीं से जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में मौजूद हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि सफलता पे किसी की बपोती नहीं होती। सफलता प्राप्त वही इंसान करता है जिसमें कुछ करने का दम हो, कुछ करने का मादा हो। आप यूं ही डटे रहिए मैदान में, हम डर के भागने वालों में नहीं है। माना मुश्किल समय जरूर है, लेकिन इस मुश्किल समय पे भी हम विजय हासिल करेंगे, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। तो आप रात दिन अपने अध्ययन में लगे रहिए। पढ़ने में भी अंतर होता है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं कितने घंटे पढ़ा, हमको ये ध्यान रखना है मैंने क्या पढ़ा। अगर इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो निश्चित ही हम सबको सफलताएं मिलेगी। चलिए अपने ग्रामर के रूल जो उनको आगे हम शुरुआत करते हैं। उस दिन मैंने आपके सामने 5 रूल एक्सप्लेन कर दिए थे। आज अपन छठे रूल पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो छठा रूल है वो क्या कहते हैं, उस छठे रूल पे हम आते हैं। छठे रूल के बारे में मैं आपको पहले ये कह देना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। प्लीज़ आप नोट डाउन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के आप देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ। जैसे 1 नंबर में मैंने लिखा 1/3 आओ। दूसरा मैंने लिखा 1/4 आओ। तीसरा मैंने लिखा 2/3 आओ। आगे एक स्ट्रक्चर होता है 2/4 आओ। इसके अलावा द क्वार्टर आओ, द क्वार्टर आओ, द क्वार्टर आओ। क्वार्टर ऑफ का मतलब भी चौथा हिस्सा ही होता है। द क्वार्टर आओ, द रेस्ट आओ, द रेस्ट आओ, द 10% आओ, 10% आओ, 10% आओ, 20% आओ, 20% आओ। मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं। 1/3 आओ, 1/4 आओ, 2/3 आओ, 2/4 आओ, द क्वार्टर आओ, द रेस्ट आओ, 10% आओ, 20% आओ। एक और होता है हाफ आओ, हाफ आओ। ये स्ट्रक्चर जो हैं इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो मैं आपके सामने ये क्लियर करने का कोशिश करूँगा कि इनके बाद जो आने वाली नाउन है वो किस रूप में यूज होती है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सिंगुलर या प्लूरल। अगर काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन, हम सबको ये विदित है कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अगर ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके बाद काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है। यानी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जो नाउन है उनका इन स्ट्रक्चर के बाद यूज होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो क्लियर है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अगर नाउन काउंटेबल आती है तो इसमें काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अगर नाउन है वो काउंटेबल आई तो काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ तो ये क्लियर है कि जो आगे आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल रूप में ही यूज होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखा है। 1/3 आओ, 1/4 आओ, 2/3 आओ, 2/4 आओ, द क्वार्टर आओ, द रेस्ट आओ, 10% आओ और एक मैंने लिखा
20% आओ, और एक मैंने लिखा हाफ आओ। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर इसमें और होता है पार्ट आओ, पार्ट आओ। ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो क्लियर है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो ही प्लूरल होगी। तो चलिए मेरे हिसाब से आपने इनको ध्यान से देख लिया होगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो बोर्ड पे मैं एग्जाम्पल लिखूँगा तो एग्जाम्पल जैसे मैं बोर्ड पे पुटअप करूँ लिखूँ, आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि क्या मैं उस एग्जाम्पल को सही लिख रहा हूँ। आप अपने ज्ञान को चेक कीजिएगा, हो सकता है कि मैं एग्जाम्पल को गलत भी लिखूँ तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है। तो मैं आपके सामने इन स्ट्रक्चर से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया 1/3 of land, 1/3 of land, यहाँ पे मैंने दिया आर barren, 1/3 of land आर barren। ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या मैंने पूरा जो एग्जाम्पल है वो सही लिखा है। अगर इसमें मैंने मिस्टेक की है तो वो कहाँ पे है आपको ध्यान से देखना है। तब तक मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। नंबर 2 इसमें मैं लिखना चाहूँगा 1/3 of the students, 1/3 of the students has या have passed the class। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है 1/3 of the land are barren, 1/3 of the student has या have passed the class। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा, यानी कि जो मैंने परसेंट वाला स्ट्रक्चर लिया है। जैसे 10% of money is less for this project। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब तीनों एग्जाम्पलों का हम गहराई से अध्ययन करेंगे कि क्या तीनों एग्जाम्पल मैंने सही लिखे हैं। अगर मैंने सही नहीं लिखे तो कहाँ गलती की है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया 1/3 of, 1/3 of के बाद क्लियर है कि अगर जो नाउन है वो काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। तो मैंने यहाँ प्रयोग किया लैंड का, और लैंड नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि लैंड है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के संदर्भ में एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जिस नाउन की हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती हो, एक बात तो ये, दूसरी ये कि जिस नाउन की हम गणना कर सके, जिस नाउन की हम गणना कर सके, नहीं कि मैं मात्रा की बात कर रहा हूँ, वो नाउन काउंटेबल होती है। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन की 1 2 3 4 में गणना हो सकती है। मैंने कहा कंप्यूटर, कंप्यूटर की हमारे दिमाग में इमेज बनती है, कंप्यूटर की गणना भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर इज काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा टेबल, टेबल की हमारे दिमाग में तस्वीर भी बनती है, उसकी हम गणना भी कर सकते हैं 1 2 3 के रूप में, तो काउंटेबल है। मैंने कहा लैंड, लैंड यानी भूमि। अब भूमि की अब 1 भूमि 2 भूमि का गणना तो नहीं कर सकते ना, यानी कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो आर का प्रयोग किया है, मेरे को इतना विश्वास है कि आपने ज़रूर ही इस बात पे ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग गलत तरीके से किया था। यहाँ पे सोचिए दिमाग में फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा इज, इज है वो यहाँ पे राइट आंसर इसका है। तो पहला एग्जाम्पल इस प्रकार अपना क्लियर हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, 1/3 of the students has या have passed, not passed, passed the class। इस सेंटेंस को मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने लगाया 1/3 of the। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं 1/3 of the, 2/3 of the, या जैसे क्वार्टर आओ, द रेस्ट आओ, 10% आओ या 20% आओ, इनकी बात क्लियर है कि अगर
काउंटेबल नाउन आएगी तो काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आएगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन आई तो ठीक है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपने स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट तो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल है तो हमने गलती कहाँ की, काउंटेबल है तो मैं गलती कर चुका, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर न होकर प्लूरल रूप में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट की जगह करना था स्टूडेंट्स। ये पहला पार्ट इसका गलत था। अगर स्टूडेंट्स मैंने कर दिया तो क्लियर हो गया, है जाएगा या हैव आएगा, तो ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा, न कि हैज का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अलग अलग वे में पूछा जाता है, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो LDC का हो, सब में इनको पूछा जाता है। बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं। इसके क्वेश्चन डालने के मेथड अलग अलग होते हैं, यानी कि हमें एक थियरी पढ़नी है पूरी, उसके बाद जो भी प्रश्न आए अपने हिसाब से हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है इसका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 1/3 ऑफ द के बाद यहाँ पे एक लाइन दे दे, उसके बाद स्टूडेंट्स के बाद लाइन दे दे, इसके बाद सोचिए कि मैंने हैज़ न दे के हैव दिया था और ये कर दे, लास्ट में लिख दे कि नो एरर, तो हमें ये फाइंड एरर से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। और इस क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि इसका जो पार्ट 2 है वो गलत है। मैं एक चीज़ आपके सामने और शो करना चाहता हूँ कि जब भी एग्जाम होता है, जब भी परीक्षाएँ होती हैं, तो परीक्षा में हमारे ज्ञान के साथ साथ हम कहते हैं ना कि परीक्षा हॉल का जो क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, उसकी भी हमारे स्किल का भी परख होता है। उस स्किल में क्या करते हैं, पेपर सेटर क्या करता है कि कई बार तो फाइंड एरर का जो प्रश्न है उसको इस प्रकार करके और इनमें ऐसे लगा देते हैं नंबरिंग, जैसे 1, 2, 3 और लास्ट में नो एरर में लगा दिया 4। अब हम सोचते हैं कि इसमें सही आंसर में क्या दूं, तो मैंने लिखा 1/3, सॉरी ये नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी थी। इसका तरीका ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे भी उन्होंने एक लाइनिंग दे दी थी, तो यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ तो आप सोचिएगा कि जो यहाँ पे अब है 1 नंबर इसके लिए आया, 2 नंबर इसके लिए आया, 3 नंबर इसके लिए आया, 4 नंबर इसके लिए आया। चलो ये मेथड तो सही है, हम सभी यही सोचते हैं कि इस प्रकार आता है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है, यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं होकर नंबरिंग को यहाँ से शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे दे दिया जाता है 1 नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसी क्रम में आगे बढ़ा जाता है। जब हम आंसर सोचते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि हाँ इसका 3 नंबर पार्ट है, अगर मैंने S नहीं लगाया तो वो गलत है। बट आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 नंबर पार्ट नहीं है, ये 2 नंबर पार्ट है, यानी 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, 4 नंबर इसका। तो प्लीज़ इस गलती से आप बचिएगा। मैंने देखा है विद्यार्थियों को गलत करते हुए, इस प्रकार वो थोड़ी कन्फ्यूज्ड होकर इस चीज़ को गलत कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। फिर मैं तीसरे एग्जाम्पल पे आता हूँ। 10% ऑफ मनी इज लेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये अपना पूरा एग्जाम्पल है। 10% ऑफ मनी इज लेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें ध्यान से देखिएगा, 10% के बाद मैंने मनी जो नाउन ली है, आप सोचिएगा मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर मैं रुपीज़ की बात करूं काउंटेबल है, मैं मनी की बात करूं अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर HV का प्रयोग किया गया है। ये अपना एग्जाम्पल एकदम से करेक्ट है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, ये रूल अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लिया होगा। जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा, ये जो मेथड मैंने बताया था इसको ध्यान से देखिएगा। इससे संबंधित यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 10% ऑफ लिखा है, इससे संबंधित एक कन्फ्यूज करने वाला रूल जो आगे मैं और आपके सामने पुटअप करने वाला हूँ। हमारे 5 रूल हैं वो इस प्रकार से क्लियर हो गए। 6ठा रूल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा रूल नंबर 6। 6 नंबर रूल में मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखने वाला हूँ, जैसे द परसेंटेज सोचिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था 10% आओ, यहाँ पे लिखा है द परसेंटेज आओ। ये जो है परसेंट का मतलब प्रतिशत और परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता, ये अलग एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन आती है, तो सारे अपने वर्ब का प्रयोग करते हैं। द परसेंटेज आओ आपको मिल गया, तो ध्यान रखिएगा द परसेंटेज आओ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है, इसके बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकती है,
अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकती है, बट सोचने योग्य बात यह है कि इसके बाद हमेशा ही वर्ब कौन सी रूप में यूज होगी, सोचिएगा वर्ब है वो सिंगुलर ही आती है, इस चीज़ पे फोकस करना है। यानी कि परसेंट के बाद वर्ब सिंगुलर और प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन परसेंटेज अव के बाद हो सकता है चाहे यहाँ प्लूरल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इस चीज़ को आपके सामने शो करना चाहूँगा। मैं 2 या 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए आप सोचिएगा कि मैंने एग्जाम्पल में कहाँ गलती की है, कहाँ मिस्टेक की है। जैसे मैंने 1 नंबर एग्जाम्पल लिया, द परसेंटेज ऑफ द students are the percentage of the students are increasing in the class day by day। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द क्लास डे बाय डे। सोचिएगा कि मैंने यहाँ कौन सा पार्ट है वो गलत किया है, यानी कि मैंने पहले उसी स्ट्रक्चर से संबंधित है ये जो पीछे लिए थे 1/3 ऑफ, एक लिया था मैंने द परसेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने परसेंट ने लिखे परसेंटेज लिखा है। अगर परसेंट और परसेंटेज दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है तो इनमें ये डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने लगाया द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ सही है, यहाँ तक मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया द परसेंटेज ऑफ। उसके बाद हो सकता है कि नाउन अनकाउंटेबल भी आ जाए, हो सकता है कि नाउन काउंटेबल भी आ जाए। अगर काउंटेबल नाउन आई तो डेफिनेटली वो प्लूरल नाउन ही होगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हो सकता है ये प्लूरल नाउन हो, बट यहाँ पे जो HV है, यहाँ पे जो क्रिया है वो हमेशा ही सिंगुलर आएगी, प्लूरल कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो आर था उसका सही तरीके से यूज नहीं किया था, वो पार्ट इसका गलत था, यहाँ पे हमें यूज करना था इज का। तो ये शायद आपको 6 नंबर रूल है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इनमें परसेंट और परसेंटेज और में थोड़ा आप डिफरेंस करके देखिएगा। चलिए हम आगे वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो मैं रूल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। उसके क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पुटअप भी होते हैं और हम अमूमन उनको समझने में गलती कर देते हैं। बड़ा इजी सा रूल है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, लिखते ही आप शायद सोच लेंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे रूल नंबर मैंने दे दिया 7, यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने ज्वेलरी, एक वर्ड लिखा मैंने मॉब, एक वर्ड लिखा मैंने काउंसिल, एक वर्ड लिखा असेंबली। इसके अलावा अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फैमिली। इसके अलावा मैं आर्मी, इसके अलावा अपन लिखना चाहे तो क्लास। ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, ज्वेलरी, मॉब, काउंसिल, असेंबली, फैमिली, आर्मी, क्लास। इन नाउन को देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस रूल की बात करने जा रहा हूँ। ये जो जितने भी वर्ड मैंने लिखे एक समूह को दर्शाते हैं, ये सभी वर्ड समूह को दर्शाते हैं। मैं पहले ही आपका रेड लाइन के द्वारा इशारा कर देना चाहता हूँ, इन 2 वर्ड पे पूर्णतः फोकस कीजिएगा। ये जो दोनों वर्ड हैं इनको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इन वर्ड का यूज बहुत ज़्यादा जो पेपर सेटर है वो करते हैं एग्जाम में। ज्वेलरी से संबंधित एयरफोर्स नेवी में काफ़ी एग्जाम्पल भी आते हैं। ये जितनी भी नाउन हैं ये सब की सब एक समूह को दर्शाती है और जो नाउन समूह को दर्शाती है वो हमें पता है कलेक्टिव नाउन होती है। अब कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, इस चीज़ को हमें तय करना है। ये जितनी भी मैंने नाउन लिखी इनका हम सिंगुलर वे में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इनका एक वचन रूप में भी प्रयोग हो जाता है और इस नाउन का प्लूरल नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो हम डिफरेंस कहाँ करें, बड़ा इजी है। ये जितनी भी नाउन मैंने समूहवाचक जो कलेक्टिव नाउन है उसको लिखा, जिस कलेक्टिव नाउन में मेंबर हों, व्यक्ति हों, वो नाउन
एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में काम करती है। तो इसमें आप देखिएगा ज्वेरी जो न्यायाधीशों का एक समूह होता है, मोब उपद्रवी अनकंट्रोल्ड लोगों की एक भीड़ होती है। इसी तरह काउंसिल भी कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता, एक समूह होता है। फैमिली भी एक व्यक्ति से नहीं बनता, वो भी समूह होता है। तो इनको सिंगुलर और प्लूरल मानने का एक जरिया है। अगर इनमें सिंगल यूनिट, एक वर्ड दिया मैंने सिंगल यूनिट, इस तरफ मैं देना चाहूंगा इंडिविजुअल मेंबर्स ओपिनियन के बारे में लिखा है मैंने, राय के बारे में। इस समूह में जितने लोग होंगे, अगर लोग एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, उस नाउन को हम सिंगुलर मानेंगे, वहाँ उसका सिंगुलर यूज हुआ है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि कलेक्टिव नाउन का हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है। हम सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रूप में यूज हुई है और यहाँ कलेक्टिव नाउन प्लूरल रूप में यूज हुई है। तो जहाँ इनमें जितने भी मेंबर होंगे वो अगर उनकी व्यक्तिगत राय है तो उनको प्लूरल माना जाएगा। अगर उनकी सिंगल यूनिट के रूप में वो काम कर रहे हैं तो उनको सिंगुलर माना जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल के द्वारा आप सोचिएगा कि मैंने वो सही लिखे या फिर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है। जैसे पहला सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, द आर्मी इज एम टेकिंग पोजीशन। पहला सेंटेंस दिया द आर्मी इज एम में से एक फिलअप हमें करना है, टेकिंग पोजीशन। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया ज्वेरी, यहाँ पे हैज या हैव गिवन इट्स यूनानिमस वर्डिक्ट। ये अपना दूसरा एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, जैसे ज्वेरी हैज़ या फिर हैव गिवन देयर डिस्प्यूटेड वर्डिक्ट। तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, हम क्लियर कर पाएंगे कहाँ इसका सिंगुलर रूप में यूज हो रहा है, कहाँ इसका प्लूरल रूप में यूज हो रहा है। मैंने पहले कलेक्टिव नाउन लिए द आर्मी, दूसरा लिया है ज्वेरी और ज्वेरी। अगर आर्मी का अपन कंपटीशन करना चाहें तो आर्मी का एक मैं एग्जाम्पल और लिख सकता हूँ, जैसे द आर्मी मार्चिंग यानी कूच कर रही है, इज एम। अब हमारे सामने ये 4 एग्जाम्पल हो गए। इन चारों एग्जाम्पल को अपन ध्यान से देखें तो इन दोनों में आप अंतर कीजिएगा। द आर्मी मार्चिंग यानी कि जो सेना है वो कूच कर रही है। अब सेना कूच कर रही है तो उनका पूरा काफिला जा रहा है समूह के रूप में। अगर समूह के रूप में जा रहा है तो हम उसको मानेंगे सिंगुलर या प्लूरल। अपना दिमाग में उत्तर को सोच लीजिएगा, हम उसको मानेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर की दृष्टि से प्रयोग होना था इज का। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट लिखा आर्मी टेकिंग पोजीशन। आर्मी अलग अलग पोजीशन ले रही है, यानी अलग अलग जगह पे वो बैठी है, तो वो समूह में नहीं है, यानी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। उस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना जाता है। और यहाँ पे प्लूरल माने तो यहाँ पे प्रयोग होगा आर का। हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन डाले जिसमें कोई आपको संकेत न दे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा देता है। हो सकता है कि पूरे एग्जाम्पल की जो मीनिंग हमें नहीं आए, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो एग्जाम्पल देगा उसमें कोई ना कोई एक ऐसा संकेत देगा जिसके द्वारा हम क्लियर कर देंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने लिखा ज्वेरी गिवन इट्स। हाँ, इसको पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इट्स है वो सिंगुलर नाउन की जगह काम में आने वाला प्रोनाउन है। ये कह रहे हैं कि ज्वेरी ने अपना एक मत, हो सकता है किसी को यूनानिमस का मीनिंग नहीं आए, यूनानिमस का मतलब एक मत होता है, तो हम इट्स को पकड़ लें कि हाँ ये सिंगुलर नाउन की जगह काम में आता है, तो क्लियर हो गया। अगर ये सिंगुलर नाउन की जगह काम आ रहा है तो ज्वेरी एक मत काम कर रही है, इसके लिए अपन प्रयोग करेंगे इज का। अगले सेंटेंस को देखेंगे, ज्वेरी हैज हैव गिवन देयर डिस्प्यूटेड वर्डिक्ट। अब इसमें 2 वर्ड ऐसे हैं
जो क्लियर कर रहे हैं कि इसको सिंगुलर माने या प्लूरल। एक तो देयर, एक डिस्प्यूटेड। अब डिस्प्यूटेड का मतलब विवादित होता है, यानी वन ओपिनियन नहीं है, वो लोग उनकी राय एक नहीं है, जो मेंबर हैं उनकी सोच अलग अलग है और अलग अलग है, तो इस नाउन को हम मानेंगे प्लूरल। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, अब की बार है देयर, और देयर जो प्रोनाउन है इसका प्रयोग हुआ है ज्वेरी की जगह, और ज्वेरी की जगह देयर का प्रयोग हुआ है, तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ इस नाउन को प्लूरल माना गया, तब यहाँ पे देयर दिया गया, वरना तो वहाँ पे इट्स का प्रयोग होता, तो यहाँ पे प्रयोग होगा हैज का। द ज्वेरी हैज गिवन देयर डिस्प्यूटेड वर्डिक्ट, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हैव का। ये आपके सामने कलेक्टिव नाउन का रूल था, शायद आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने समझाने की कोशिश की, एक बार फिर बता देता हूँ। कलेक्टिव नाउन एक समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक समूह होता है, अगर उस समूह में लोग हों, उन लोगों की राय एक हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है, अगर उन लोगों की राय अलग अलग हो तो उसको फिर हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन से संबंधित बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक जो रूल था। इस रूल में हमने कलेक्टिव नाउन कहाँ सिंगुलर रूप में काम करती है और कहाँ प्लूरल रूप में काम करती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश की। शायद आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये रूल अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा बता भी सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उस वीडियो को आपके सामने दोबारा शो कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, और जो 5 या 4 रूल मैंने करवाए, नेक्स्ट रूल हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। हाँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।